हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा कि डाइवर्सिटीज़ होती क्या हैं और इंडिया में किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग उसके बारे डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि डाइवर्सिटी इज़ अक्रेंस ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स which differ from one another in external form and appearance, internal structure, nutrition, behavior, habitat, etc. मेरे जो नोट्स हैं वो आपको दोनों ही बाइलिंगुअल मिलेंगे, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। जिसमें भी आपको पसंद आए आप उसमें नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डाइवर्सिटी होती क्या है। तो डाइवर्सिटी जो है, अलग अलग विविधता जो होती है उसे डाइवर्सिटी कहते हैं। तो डाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इंसान को फिज़िकली अगर देखा जाए, जैसे मान लो किसी के बाल अलग होते हैं, किसी के स्किन का कलर अलग होता है, किसी की कद काठी अलग होती है। और साउथ इंडिया के लोगों को देखो, फिर नॉर्थ इंडिया के लोगों को देखो, फिर ईस्ट है, वेस्ट है, सभी को मिला दो तो क्या है, सब डाइवर्सिटीज़ है। किसी के खाने का कल्चर अलग होता है, किसी के पहनने का अलग होता है। तो सारी चीज़ें डाइवर्सिटी ही में काउंट की जाती हैं। सेकेंड वन इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटीज़ के एस्पेक्ट क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज की। डाइवर्सिटीज़ में अगर जो मेन पॉइंट है वो है आपका लैंग्वेज, भाषा के आधार पर। साउथ इंडिया की बात की जाए, मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है। और ईस्ट की अलग है, बोडो, डोगरी, संथाली, इधर झारखंड साइड वगैरह की। और असम की अलग है, नॉर्थ इंडिया की अलग है, सेंट्रल इंडिया की अलग है। सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। लगभग अगर गवर्नमेंट डेटा अगर देखा जाए तो 1650 प्लस इतनी सारी भाषाएं लगभग हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। रिलीजन के अगर बेसिस पे बात की जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, क्रिश्चियंस, सभी क्या है, अलग अलग धर्म हैं। और ये सारे धर्म मिलजुल करके इंडिया में रहते हैं। रेस की अगर बात की जाए, नस्ल की, तो देखा ना, साउथ इंडिया के लोगों को अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया के लोग थोड़े अलग दिखते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोगों का पहनावा अलग है तो वो थोड़े अलग दिखते हैं। ईस्ट इंडिया के लोग अलग दिखते हैं, वेस्ट के थोड़े अलग दिखेंगे। लेकिन सभी को मिलाओगे तब भी वो हिंदुस्तानी ही हैं। ये सिर्फ डाइवर्सिटी है कि सभी लोग अलग अलग होने के बावजूद भी सिर्फ एक हैं, यानी अनेकता में एकता। कास्ट की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आज भी हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम चलता है। कास्ट, कितनी सारी कास्ट बटी हुई है। अब कास्ट में पर्टिकुलर धर्म के हिसाब से अगर बात की जाए, जैसे हिंदू है तो हिंदू में भी बहुत सारी कास्ट है, मुस्लिम है तो मुस्लिम में भी कास्ट होती है, शिया, सुन्नी, फिर उनमें भी कैटेगराइज होती है। हिंदुओं की बात की जाए तो हिंदू में जाट और राजपूत, ब्राह्मण्स, इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ऐसे ही सभी धर्म के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है। तो उन कास्ट सिस्टम को सब मर्ज करके फिर क्या नॉर्मली जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख इसमें कर दिया गया। लेकिन वो भी तो सब कैटेगराइज हैं। जेंडर की अगर बात की जाए तो जेंडर में आपका मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर मीन्स जिसे हम किन्नर जो कहते हैं, वो सारे लोग इसमें आते हैं। कल्चर की अगर बात की जाए तो सभी लोगों का कल्चर अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। हिंदुओं की संस्कृति अलग है, मुस्लिम्स की संस्कृति अलग है, क्रिश्चियंस की संस्कृति अलग है। क्योंकि जैसे हिंदुओं की अगर हम लोग बात करें तो हिंदुओं में क्या है, जैसे हम लोग कुर्ता पजामा, धोती ये सब पहनते हैं। मुस्लिम्स में लोग टोपी लगाते हैं। सरदारों की बात की जाए, सिख की बात की जाए तो सिख क्या करते हैं, सिख पगड़ी पहनते, टर्बन पहनते हैं। तो सबका अपना अपना संस्कृति है, उसी को वो लोग फॉलो भी करते हैं। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की अगर बात की जाए तो समाज के आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सभी लोगों की अलग होती है। कुछ गरीब है, कुछ मिडिल क्लास में है और कुछ अपर क्लासेस में आते हैं, अमीर लोग में आते हैं। ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो इंडिया में जैसे नॉर्थ इंडिया में पहाड़ वगैरह मिल जाएंगे आपको, साउथ इंडिया में प्लेट्यूस मिल जाएंगे। ऐसे तरीके से प्लेन्स है, प्लेट्यूस है, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं। ये सारी चीज़ें ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ रीजंस फॉर डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी के रीजंस क्या क्या हैं, किसके बेसिस पे डाइवर्सिटी को अलग अलग किया गया है। सबसे पहले तो उसकी ज्योग्राफी की बात किया, जो अभी बताया था कि आपके यहाँ प्लेन्स होते हैं यानी मैदानी एरिया, प्लेट्यूस होते हैं जो पठार होते हैं,
और प्लेन्स का हो गया आपका मैदान। माउंटेन्स होते हैं जो पहाड़ होते हैं या पर्वत कह लीजिए। डेजर्ट एरिया जिसे मरुस्थल कहते हैं। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी चीज़ों को अलग अलग किया गया। जैसे डेजर्ट की बात की जाए तो हमारे यहाँ दो तरीके का डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट है, एक हॉट डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट की बात की जाए तो आप राजस्थान जा सकते हैं, और कोल्ड डेजर्ट की अगर बात की जाए तो आप लद्दाख जा सकते हैं। लेह लद्दाख वो कोल्ड डेजर्ट में आएगा। वास्ट हिस्ट्री की अगर बात की जाए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वास्ट हिस्ट्री में ये कह सकते हैं कि जब से हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब तक का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। और उस बीच में हमारे यहाँ कितने लोग आए, कितने लोग गए। जैसे पहले क्या था, एंशिएंट इंडिया की अगर बात की जाए तो एंशिएंट इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार और ये अशोक, बहुत सारे थे, चोला, चालुक्यास, ये सारे लोग थे। उसके बाद क्या आया, अरब से आए हमारे यहाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, वो मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, ये सारे लोग आए। फिर उसके बाद मुग़ल एरा आया, दिल्ली सल्तनत वगैरह, तो मुग़ल एरा में भी काफ़ी टाइम तक चला। फिर अंग्रेज़ वगैरह आए, फिर डच, फ्रांसीसी, और ये सारे लोग आए। तब से लेके देश आज़ाद होने तक कितने लोग आए, और इतने सारे लोगों के आने की वजह से विविधता और भी बढ़ी थी। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। कल्चरल इन्फ्लुएंस की अगर बात की जाए तो जो उनका प्रभाव है, कि उनके कल्चरल का जो उन पर प्रभाव है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग तरीके का धर्म मिलता है। तो जब धर्म अलग अलग है तो उनका ट्रेडिशन भी अलग होगा, उनका कल्चरल प्रैक्टिस भी अलग होगा। यानी वो अपने उनके जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं या फिर उनके जो पूर्वज टाइप, मतलब जो उनके इंसिस्टर टाइप से चला आ रहा, उनके पूर्वजों के टाइम से, वो उसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। और बाकी का कुछ मिक्स भी है, यानी कि कुछ धर्म ऐसे भी हैं जहाँ पे मिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या है, कुछ त्यौहार से ऐसे होते हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मिल कर के बनाते हैं लगभग, तो वो आपका मिक्स कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। एंड अदर वन इज़ इनइक्वलिटी, यानी असमानता की अगर बात की जाए तो असमानता किन किन बेसिस पे होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कंट्री ऐसा है कि परफेक्ट उसमें इक्वलिटी ही हो सारी तरफ, उसमें भी अनइक्वलिटी होती है। सबसे पहले लैक ऑफ रिसोर्सेज की बात की जाए, यानी कि रिसोर्सेज बराबर नहीं है सभी के पास। देखो हमारा तीन ही कैटेगरी है, रिच, मिडिल एंड लोअर। मिडिल में दो कैटेगरीज होती हैं, एक हल्की सी अपर होती है और एक लोअर मिडिल होती है। अब इसमें अगर हम बात करें कि जो सबसे लोअर ग्रेड होता है ये लोअर वाला, और ये मिडिल में भी लोअर वाला, यही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पिसते हैं। क्योंकि जो रिच है उसके पास तो किसी संसाधन की कमी है ही नहीं, उसके पास किसी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो तो भाई अमीर है, वो जो चाहेगा वो ख़रीद लेगा। और जो लोअर मिडिल होता है और जो सबसे लोअर होता है कैटेगरीज़ में, इन लोगों के पास ना के बराबर रिसोर्सेज होते हैं। अब वो व्यक्ति क्या करेगा अब, और जो मिडिल में अपर वाला है वो थोड़ा बहुत पैसे वाला होता है, तो उसकी ज़रूरतें लगभग उतनी हो जाती है जितनी उसे चाहिए। हालांकि उसके पास इतना पैसा नहीं है बेशुमार, लेकिन उसकी ज़रूरतें थोड़ी बहुत कंप्लीट हो जाती हैं। और लोअर जो होता है, मिडिल कैटेगरी में जो लोअर है उसकी ज़िंदगी, और जो सबसे ज़्यादा लोअर है उसकी ज़िंदगी सिर्फ इसी बात में गुजर जाती है कि वो कोई भी चीज़ खरीदता है तो उसकी किस्तें दो। अगर मान लो कोई घर के मकान में रहता है तो बिल दो, ये दो, उसी में उसकी सैलरीज निकल जाती हैं। अगर वो किसी किराए पर रहता है तो उसकी पूरा जीवन उसका किराए में ही निकल जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे अगर बात की जाए तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में यह है कि सभी को बराबर का अवसर नहीं मिलता है, कुछ कमी है अभी भी लोगों के पास। अनइक्वल सोशल स्टेटस, असमान सामाजिक स्तर, यानी कि गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। ये जो गरीब और अमीर की जो खाई है ना बीच में, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, न जाने कब ख़त्म होगी। आप लोग शायद कोशिश करें तो हो भी सकती है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल तो ऐसा है नहीं, ये बढ़ती ही जा रही है। अनइक्वल इकोनॉमिक स्टेटस की अगर बात करिए तो
आर्थिक स्तर, जो कि इसकी बात की जाए इकोनॉमिक स्टेटस पे अमीर गरीब का ही फ़र्क है। अब अमीर गरीब का कैसे है, जैसे मान लीजिए सभी के पास बराबर रिसोर्सेस नहीं थे, तो समाज में क्या होता है कि हम लोग गरीब को थोड़ी अलग सी निगाहों से देखते हैं, अमीर को थोड़ा इज्जत दे करके बात करते हैं सोसाइटी के अंदर। और सोशल स्टेटस की वही बात थी, तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स होते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे उधर नहीं जाना, उधर क्या लोअर कैटेगरी के लोग रहते हैं। क्यों भाई, आप अपने बच्चे को ये सारी शिक्षाएं क्यों देते हैं, जबकि देश में से ये अमीर गरीब ऊंच नीच ये सब ख़त्म करनी चाहिए ना। तो सोशल स्टेटस को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्या वो इंसान नहीं है जो आपने उसे कैटेगराइज कर दिया कि नहीं उनके एरियाज़ में नहीं जाना, वो थोड़े लोअर ग्रेड है, उससे आपके बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अरे आपका बच्चा चाहेगा तो आगे चल के थोड़ा बहुत जो गैप है वो कम हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स को ये सब ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत। कास्ट सिस्टम की बात की जाए तो कास्ट सिस्टम जो अभी बताया था कि शुरू में जो था वो पहले हमारे यहाँ कास्ट जो उनके वर्किंग कंडीशन पे डिपेंड करती थी। जैसे जो पूजा पाठ करने वाला है वो ब्राह्मण है, यानी कि पंडित है, और जो राजा के साथ युद्ध लड़ता था, जो उसकी फ़ौज में काम करता था, वो क्षत्रिय कैटेगरी में था। उसके बाद जो ट्रेडिंग करता था, जो ट्रेड करता था, जो व्यापार करता था, वो मर्चेंट कैटेगरी में आ गया, यानी वैश्य आ गया। और उसके बाद जो उन तीनों के लिए काम करता है, जो बिल्कुल ही कहते हैं ना गधा मजदूरी जो होती है, वो उनके लिए जो काम करता है वो शूद्र कैटेगरी में आता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी सर्वेंट जिसे कहते हैं, नौकर जिसे कहते हैं, वो शूद्र कैटेगरी है। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो सबसे पहले तो रेशियल इनइक्वालिटी था, नस्लीय। मैंने अभी बताया था कि लोग भेदभाव करते हैं उनकी नस्ल के हिसाब से। साउथ इंडिया के लोग थोड़े अलग दिखते हैं, नॉर्थ के अलग दिखते हैं, ईस्ट के अलग दिखते हैं, वेस्ट के अलग दिखते हैं, तो सभी लोग उनके नस्ल के बेसिस पे डिपेंड करते हैं। आज भी अगर मान लो इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी को खड़ा कर दो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंडिया से अगर तीनों चारों धर्म जाएं और वहाँ जा कर के खड़े हो जाएं, तो मिलने के बाद भी वो क्या आपस में जब गले मिले तो क्या है, सभी हिंदुस्तानी ही तो हैं, सब इंडियन ही कहलाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक है। एजुकेशनल इनइक्वालिटी की बात की जाए तो एजुकेशनल इनइक्वालिटी का मतलब जैसे जिसके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज है, जिसके पास पैसा वगैरह है, वो हायर एजुकेशन ले लेता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आजकल गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन देती है, मान लिया, लेकिन उस बच्चे का क्या, खाली मिड डे मील से तो काम नहीं चलता है ना। सुबह सुबह जब स्कूल के लिए घर से निकलेगा तब भी तो पेट भरा होना चाहिए, मिड डे मील तो लंच में मिलेगा, तब उसका क्या साहब, वो भी तो कैसे भी करके पेट भरना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशनल के लिए वो लोग फिर भेजते नहीं है बच्चे को कि हमारे पास खुद के लिए ही नहीं है, हम इसके लिए कहाँ से कर पाएंगे। पार्टिसिपेशन इनइक्वालिटी की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए फिर भी हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं। पार्टिसिपेशन इनइक्वालिटी की अगर बात की जाए, जो भागीदारी होती है, भागीदारी का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ विधायक होता है, सांसद होता है, मुख्यमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, मतलब प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और बाकी के गांव में सरपंच वगैरह है, पार्षद हैं, ये सारे लोग क्या है, पैसे वाले हैं, इसलिए ये इलेक्शन लड़ पाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेस ना हो, जैसे मान लीजिए आप रेडी चलाने वाला व्यक्ति है, ढकेल लगाने वाला व्यक्ति है, सब्जी बेचने वाला, या फिर कोई वेंडर है जो गली गली जा कर के चीज़ें बेचता है, क्या वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? कानून तो कहता है कि वो खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए, लेकिन क्या समाज उसे खड़ा होने देगा? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है तो पावर नहीं है। तो ऐसे वाले व्यक्ति को क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ गई उसकी, वो सब ख़त्म। तो अपॉर्चुनिटीज़ रह किसके लिए गई? जिसके पास पैसा था, जो अमीर थे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार है, और गरीब के पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ 2 वक्त की रोटियां खा लेता है, वही उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की अगर बात की जाए, आर्थिक असमानता की, वही अमीर गरीब वाला कॉन्सेप्ट। सोशल इनइक्वालिटी, वही असमान सामाजिक वाला, समाज भी भेदभाव करता है।
क्योंकि आज भी बहुत सारे थोड़े पिछड़े वर्ग के एरियाज हैं, वहाँ पर अगर जाओ तो वहाँ जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा चलता है। एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी के साथ मिलकर नहीं रहती है, वो थोड़ा भेदभाव बना करके रखा जाता है। तो ऊंच नीच जो चलती है वो वहीं चलती है सबसे ज़्यादा। और जो कि ये कह लो कि ये जो ऊंच नीच चलती है ना, वो देश को दीमक की तरह खा जाएगी। लोगों को बेशक देर से समझ में आएगा, जब देर से समझ में आएगा तब तक क्या फ़ायदा जब देश ख़त्म होने लगे। तो टाइम रहते इंसान समझ ले, वो उसके लिए अच्छा है। जेंडर इनइक्वालिटी की बात की जाए, समलैंगिकता, यानी कि देखो आज भी गवर्नमेंट के पेपर वर्क की बात की जाए तो फीमेल्स को मेल्स के कंपैरिजन में बराबर का दर्जा मिलता है। लेकिन ग्राउंड लेवल का क्या, ग्राउंड लेवल पर तो आज भी भेदभाव होता है, आज भी उन्हें बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। कास्ट सिस्टम, शुरू में मैंने पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ जब चीज़ें बनने मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके अब तक, शुरू में जब कास्ट सिस्टम पहली बार बना तो जो पूजा पाठ करता था उसे पंडित कह दिया गया था। यानी कि ये कह सकते हो कि डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, उनके काम के आधार पर उन्हें कैटेगराइज किया गया कि वो किस कास्ट में होगा। लेकिन आज क्या होता है, वही उनकी आज परमानेंट कास्ट बन के रह गई है। अरे भाई, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसका क्या कहीं ऊपर वाले ने ठप्पा लगा के भेजा है कि आप भाई इस कास्ट के हो? नहीं ना, ये सिर्फ हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। और हम लोगों ने जो डिवाइड कर लिया ना कास्ट सिस्टम, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों की सोच, खैर ऊपर वाला ही जाने। What does diversity add to our life? डाइवर्सिटीज़ से क्या क्या मतलब डाइवर्सिटी क्या क्या जोड़ती है? सबसे पहले तो हमारे जीवन में क्या क्या जोड़ती है, इन शॉर्ट ये पढ़ा जाएगा इसके अंदर। तो ब्रॉडनिंग आवर पर्सपेक्टिव, यानी कि डाइवर्सिटी होने की वजह से हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाता है। सोचने का नज़रिया बदलना, उसकी वजह से हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाता है। इनकरेजिंग पर्सनल ग्रोथ, डाइवर्सिटी होने की वजह से क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान है, अगर वो ग्रोथ करेगा तो सोसाइटी ग्रो करेगी, जब सोसाइटी ग्रो करेगी तो देश कंट्री ग्रो करेगी, देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो इंटरनेशनल लेवल पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक मजबूत देश बनकर उभरेगा। प्रमोटिंग इनोवेशन, यानी नव प्रवर्तन को बढ़ावा देना। प्रमोशन की अगर बात की जाए, प्रमोटिंग की अगर बात की जाए तो उसके माइंड्स में, उसके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, नए नए विचार आएंगे तो वो उनको अपने जीवन में अमल करेगा तो समाज अपने आप ही तरक्की करेगा। फोस्टरिंग सोशल कोहेशन, यानी सामाजिक समर्थता को बढ़ावा देना। अब देखा ना कि बहुत सी जगह मतलब बहुत सी जगह क्या, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं या कंडीशन होते हैं या फिर ये कह लीजिए ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख सब आपस में मिलजुल करके मनाते हैं। तो वो क्या, प्रेम भावना जहाँ जगने लगे। अब देखा ना, जैसे मान लो कहीं से कोई गुजर रहा हो, अब वो अगर मुस्लिम कैटेगरी सारी की सारी जा रही है, वहाँ से कहीं से गुजर रही है, किसी के लिए यात्रा कर रही है या कैसे भी करके, अब मान लीजिए कहीं वहाँ पे पूरा का पूरा एरिया हिंदुओं का है, अगर वो थकते भी हैं तो हिंदू उन्हें पानी पिला देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके मन में प्रेम भावना जागी कि भाई आप थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लो। या फिर कहीं हिंदू गुजर रहे हैं और वहाँ मुस्लिम कैटेगरीज़ के यहाँ घर हैं और वहाँ पर क्या होता है, कहीं कोई थक गया तो कहते हैं ना, अरे भाई आपकी हम थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। तो ये सब जो प्रेम भावना है ना, ये तभी जागरूक होती है जब बहुत सारी विविधताएँ होती हैं, क्योंकि सभी को देख करके ही प्रेम भावना जगती है। कहीं एक कम्युनिटी रहती है तो उसके अंदर ये सब थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। विभिन्न होने के बावजूद भी सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, ये हिंदुस्तान की खासियत है। और आज भी कभी इंटरनेशनल लेवल पर कोई मुद्दा छिड़ जाता है तो हिंदुस्तान सीधा सा कह देता है बाकी के देशों से कि कल भी हिंदुस्तान, क्योंकि सारे देश यही कहते हैं कि हिंदुस्तान यानी इंडिया, भारत एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है, एक ऐसा वतन है
जिसमें बहुत सारी विविधताएं रहती हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ रहती हैं, तब भी इंडिया ये कह देता है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज़ बेशक रहती हैं लेकिन आज भी हम एक हैं, हम पूरा का पूरा देश एक है। कल भी हिंदुस्तान एक था, आज भी हिंदुस्तान एक है और आने वाले वक्त में भी हिंदुस्तान एक ही होगा, नंबर 1। तो सबसे पहले जो देखा जाता है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी किस में देखने को मिलती है, सबसे पहले यानी डाइवर्सिटीज़ में भी यूनिटी कब देखने को मिलती है, एकता कब देखने को मिलती है, तो वो ये है कि नेशनल एंथम। सभी लोग मिलजुल कर के बड़े प्यार से नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग गाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी लोग बड़े प्रेम भाव से यहाँ पर ये राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गाना जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग मिलजुल करके गाते हैं। यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जब देश आज़ाद कराया गया तो सभी लोग देखा ना, तब कोई जाति नहीं देखता था, सभी लोग मिलजुल करके उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ कौन थे, भारतीय थे, सभी लोग इंडियंस थे और इंडियंस ने मिल करके देश को आज़ाद कराया, इसीलिए देश आज़ाद हो पाया। अगर उस समय लोग अलग अलग होते, जैसे मान लो कैटेगरीज में होते कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, क्रिश्चियन अलग है, सब अलग अलग कैटेगरीज में होते कि भाई हम बुद्धिस्ट हैं, हम पारसी हैं, ये सब अलग अलग होते, तो क्या देश आज़ाद होता? नहीं। सभी लोगों ने मिल कर के काम किए, तभी तो जाकर के देश आज़ाद हुआ। डाइवर्सिटी इज़ स्ट्रेंथ, यानी कि ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। सभी अलग अलग होने के बावजूद भी मिलजुल करके बड़े प्रेम भाव से रहते हैं, ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये उसका प्लस पॉइंट है। डाइवर्सिटीज़ के बेसिस पे अगर एग्ज़ाम्पल की अगर बात की जाए तो 2 एग्ज़ाम्पल लिए गए हमने, पहला लद्दाख है एंड सेकंड वन इज़ केरला। लद्दाख की अगर बात की जाए तो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है और केरला क्या है, कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है समंदर का। लद्दाख में डेजर्ट के साथ साथ माउंटेन भी है, डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट ठंडा मरुस्थल, उसके साथ साथ पहाड़ है क्योंकि हाइट पर है। वहाँ क्या है, सी है, उसके साथ साथ में हिल्स हैं, पहाड़ी भी हैं। डेजर्ट एरिया है लद्दाख, इसलिए वहाँ एग्रीकल्चर कम है, लेकिन यहाँ केरला में क्या स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मसालों का बागान है पूरा का पूरा। काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो सबसे ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होती है फॉरेन में या फिर यूरोप वगैरह इस साइड में, पूरे का पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट हुई है। यहाँ पे लद्दाख में जो चीज़ें मिलती हैं वो शीप है और गॉट है, भेड़ बकरी, और यहाँ एलिफेंट्स ज़्यादातर मिलते हैं। लद्दाख में मीट, मिल्क, दूध से बनी हुई चीज़ें, बाकी का मीट वगैरह यही लोग खाते हैं। और केरला की बात की जाए तो फिश है, राइस है, वेजिटेबल है, मछली, चावल और बाकी सब्जियाँ जो भी वहाँ उपलब्ध हो सकें, जो अवेलेबल हो सकें। यहाँ पर लेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेड के लिए, क्योंकि एक तो पहाड़ी एरिया, ऊपर से ठंडा एरिया है, तो वहाँ ट्रेड ज़्यादातर नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या, ये तो तटीय एरिया, ये कोस्टल एरिया है, यहाँ से सी रूट के ज़रिए बहुत सारा ट्रेड हो सकता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल तक अच्छा खासा ट्रेड चल सकता है यहाँ। ये कह लो कि लद्दाख के कंपैरिजन में तो 2-4 गुना ट्रेड चल सकता है यहाँ। लद्दाख में बुद्धिस्ट और मुस्लिम रहते हैं, दोनों ही कम्युनिटीज़ रहती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ इस्लामिक भी है, क्रिश्चियनिटीज़ भी है, मतलब कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, एकदम मिक्सअप है। तो यहाँ तक का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगली क्लासेस अगले चैप्टर के लिए